मार्च 2026। मतलब ये एक ऐसा महीना था जिसे शायद ही कोई भारतीय कभी भूल पाएगा। हम उन तमाम स्रोतों, आर्थिक आंकड़ों, शोध और बाजार के रुझानों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर 2026 में भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान क्यों छूने लगी। ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, और मैं श्रोताओं को हम इस पूरे परिदृश्य को किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखने वाले हैं। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ खालिस अर्थशास्त्र, डेटा और उन भू राजनीतिक नीतियों के नजरिए से बात करेंगे जो सीधे हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष होकर। जी, हम समझेंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर होने वाली घटनाएं सीधे एक आम इंसान की जेब और उसकी रसोई से जुड़ी होती हैं। तो इस बेहद जटिल लेकिन दिलचस्प विषय की परतें खोलने के लिए मेरे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये वाकई में एक अभूतपूर्व स्थिति है। देखिए, जब हम वैश्विक घटनाओं का सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर देखते ना, तो वो केवल एक खबर नहीं रह जाती। हाँ, वो हर घर का बजट बन जाती है। बिल्कुल। जिस विरोधाभास की आप बात कर रहे हैं वो साफ दिखाता है कि भू राजनीति और हमारा जो अर्थशास्त्र है वो आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। इस पूरे भूचाल का जो मुख्य उत्प्रेरक था, मतलब जहां से ये सब शुरू हुआ, वो अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष था। जी, वहीं से चिंगारी भड़की थी। पर अगर इसे आम भाषा में समझना हो तो कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां करोड़ों लोग रहते हैं। उस शहर में राशन, सब्जियां और रोजमर्रा की हर जरूरी चीज बाहर से आती है, और वो भी सिर्फ एक इकलौते मुख्य हाईवे के जरिए। अब सोचिए, अचानक कोई उस हाईवे के बीचों बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दे या उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा? शहर में तो तुरंत हाहाकार मच जाएगा। चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य, या जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, वो बिल्कुल उसी इकलौते हाईवे की तरह है। ये एकदम सटीक उपमा है। अगर हम डेटा पर गौर करें तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के तुरंत बाद ईरान ने इसी हुर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया। और इसका असर कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें इसका गणित देखना होगा। देखिए, दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जितना भी तेल व्यापार होता है उसका लगभग 25% हिस्सा सिर्फ इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। 25% मतलब दुनिया का 1/4 समुद्री तेल। जी हाँ। ये मात्रा करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन बैठती है। अब अगर भारत की बात करें तो हम अपनी कुल ज़रूरत का 88 से 89% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, यानी आयात करते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा, विशेषकर जो मध्य पूर्व से आता है, वो इसी ब्लॉक हुए हाईवे से होकर आता है। और जैसे ही हाईवे बंद हुआ, मानो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की सांस ही रुक गई। बिल्कुल। मैंने कुछ आंकड़े देखे थे। वो दिखाते हैं कि शिपिंग कंपनियों का जो समुद्री बीमा प्रीमियम होता है, जिसे वॉर रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, वो अचानक 1000% तक उछल गया। 1000%? सोचिए। हाँ, और जो माल ढुलाई की दरें हैं, यानी ओशन फ्रेट, वो भी 40% तक बढ़ गई थी। कारण ये था कि जहाजों को अब अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से होकर आना पड़ रहा था, वो केप ऑफ गुड होप वाला लंबा और घुमावदार रास्ता। जी, उन्हें पूरा महाद्वीप घूमकर आना पड़ रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछे। जब कोई एक हाईवे ब्लॉक होता है तो अक्सर लोग गली मोहल्ले या किसी छोटे बाईपास से निकल जाते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल लाने के लिए कोई अन्य पाइपलाइन या वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि संकट सिर्फ उस कच्चे तेल का नहीं है जो ब्लॉक हो गया है। अच्छा। हाँ, संकट उस लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न का है जिसने भारत की पूरी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को रातों रात रोक दिया। विकल्प मौजूद है, जैसे सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है और यूएई की हबशान फुजेरा पाइपलाइन है। तो हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत उनकी क्षमता की है। इन वैकल्पिक रास्तों की जो अधिकतम अतिरिक्त क्षमता है वो केवल 3.5 से 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। ओहो, और वो रास्ता 20 मिलियन बैरल वाला था। बिल्कुल। जब आपका 20 मिलियन बैरल वाला मुख्य हाईवे बंद हो जाए तो ये छोटी गलियां उस नुकसान की भरपाई किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। ट्रैफिक जैम होना ही है। मतलब माल की कमी हो गई और जो थोड़ा बहुत आ रहा था उसे लाने का खर्च कई गुना बढ़ गया। ये तो समझ में आता है कि कीमतें बढ़ेंगी। जी,
लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। ये यूँ कहूँ कि मुझे थोड़ी उलझन है। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम तो पहले भी बढ़े हैं, कई बार युद्ध हुए हैं, संकट आए हैं, तो इस बार का असर इतना भयानक क्यों है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इस बार स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि ये एक दोहरी मार है, मतलब डबल वैमी। दोहरी मार कैसे? पहला झटका तो सीधे कच्चे तेल की कीमतों का है। फरवरी में जो भारतीय कच्चा तेल बास्केट था, जिसमें ओमान, दुबई और ब्रेंट क्रूड का मिश्रण होता है, वो लगभग $69 प्रति बैरल पर था। ठीक है, $69। और मार्च के अंत तक आते आते ये सीधे $124 के पार चला गया। बाप रे, ये तो करीब 80% की छलांग है। जी, दूसरा और सबसे घातक झटका हमारी अपनी मुद्रा यानी रुपए का गिरना था। हाँ, आंकड़ों में इसका साफ जिक्र है। उसी दौरान डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 85 से गिरकर 92.34 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा था कि कुछ समय के लिए तो ये 95 तक भी पहुंच गया था। पर एक आम इंसान के लिए इसका सीधा अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल खरीदने के लिए रुपए का इस्तेमाल नहीं होता, डॉलर का होता है। सही कहा। अब सोचिए, एक तो आपको तेल के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं, 69 से $124, और ऊपर से उस $1 को खरीदने के लिए आपको पहले से कहीं ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। हाँ, समझ गया। मतलब तेल भी महंगा और उसे खरीदने वाली मुद्रा भी कमजोर। इसी को दोहरी मार कहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये केवल ऊर्जा का संकट नहीं रह जाता, ये एक व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक संकट बन जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक संकट? हाँ, एक सीधा सा नियम है, कच्चे तेल के दाम में जब भी $10 की वृद्धि होती है तो भारत का चालू खाता घाटा, जिसे हम कैड कहते हैं, वो हमारी जीडीपी के 0.5% तक बढ़ जाता है। थोड़ा रुकते हैं। ये चालू खाता घाटा या कैड, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसे एक देश की पासबुक की तरह समझिए। देश दुनिया भर से जो सामान खरीदता है यानी आयात, और जो बेचता है यानी निर्यात, हाँ। उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो चालू खाता घाटा कहलाता है। जब हम निर्यात से ज्यादा आयात करने लगते हैं और वो आयात अचानक बहुत महंगा हो जाता है तो देश का खजाना तेजी से खाली होने लगता है। बिल्कुल, और रुपए की कीमत और गिरने लगती है। इसी भयंकर गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को मार्च 2026 में भारी हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग $30 बिलियन निकालकर बाजार में झोंक दिए। एक मिनट, तो RBI ने डॉलर बेचे ताकि रुपए को सहारा मिल सके? जी हाँ। देखिए, जब बाजार में डॉलर की कमी होती है और रुपए की भरमार होती है तो रुपए की कीमत गिरती है। अच्छा। तो RBI ने अपनी तिजोरी से $30 बिलियन बाजार में डाले और उसके बदले रुपए खरीदे। इससे रुपए की कृत्रिम मांग पैदा हुई ताकि उसकी गिरती हुई कीमत को थामा जा सके। ये तो एक तरह का आपातकालीन उपाय हुआ। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कदम था ये। $30 बिलियन, ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और रिजर्व बैंक की इस भारी भरकम तस्वीर से निकलकर अब हम जरा जमीन पर आते हैं। चलिए। मान लीजिए एक आम इंसान अपनी बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर जाता है। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उस समय दिल्ली में पेट्रोल का दाम लगभग ₹94.77 प्रति लीटर था। जी। अगर कोई 2000 रुपए का पेट्रोल भरवाता है तो उसे करीब 21 लीटर पेट्रोल मिलता है। अब सवाल ये है कि इस 94 रुपए में से कच्चे तेल की असली कीमत क्या है और टैक्स कितना है? पेट्रोल पंप पर जो बिल हम चुकाते हैं ना, उसका गणित काफी उलझा हुआ है। वो कैसे? इसमें कच्चे तेल की मूल लागत होती है, फिर रिफाइनिंग का खर्च, पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन, केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, और फिर राज्य सरकार का वैट, ये सब शामिल होता है। 27 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वे पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपए की कटौती कर रहे हैं। हाँ, ये खबर बहुत छाई थी। पेट्रोल पर ड्यूटी 21 रुपए 90 पैसे से घटाकर 11 रुपए 90 पैसे कर दी गई और डीजल पर तो इसे लगभग शून्य के करीब ला दिया गया। जी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि पेट्रोल पंप पर खुदरा कीमतें 1 पैसे भी कम नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। तो मेरा सीधा सवाल ये है, क्या इसका मतलब ये है कि ये 10 रुपए की टैक्स कटौती आम जनता को राहत देने के लिए थी ही नहीं,
क्या यह केवल तेल कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने का एक तरीका थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे डाउनस्ट्रीम पैराडॉक्स कहते हैं। डाउनस्ट्रीम पैराडॉक्स यानी अंतिम छोर का विरोधाभास। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $124 प्रति बैरल हो गया था, तब हमारी तेल विपणन कंपनियां, जैसे IOC, BPCL और HPCL, हाँ बिल्कुल, ये कंपनियां खुदरा बाजार में बहुत ही कम दामों पर तेल बेच रही थीं। वे कीमतें बढ़ा नहीं सकती थीं क्योंकि उन पर दबाव था। अच्छा, इसका नतीजा ये हुआ कि वे हर 1 लीटर पेट्रोल पर 48 रुपये 80 पैसे का भारी नुकसान सह रही थीं। अंडर रिकवरीज कहते हैं इसे। बाप रे, हर लीटर पर 48 रुपए का घाटा। जी, तो सरकार ने जो 10 रुपए का टैक्स कम किया, वो आम जनता का बिल कम करने के लिए नहीं था, वो उन कंपनियों के उस भारी घाटे को कुछ हद तक पाटने के लिए था, ताकि वो टिके रहें। बिल्कुल। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वे कंपनियां बाहर से तेल खरीदना ही बंद कर देती और देश में पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता। एक तरफ ये तेल कंपनियां पेट्रोल पंप पर घाटा सहने की बात कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो रिफाइनरियां थी वो तो बम्पर मुनाफा कमा रही थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। मैंने देखा कि आंकड़ों के मुताबिक रिफाइनरियों ने रिकॉर्ड सकल रिफाइनिंग मार्जिन यानी GRM कमाया। ये मार्जिन $12.2 से बढ़कर $13.3 प्रति बैरल तक पहुंच गया। जी, तो कोई कंपनी एक ही समय में कंगाली के कगार पर और रिकॉर्ड मुनाफे में कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें क्रैक स्प्रेड के सिद्धांत को जानना होगा। क्रैक स्प्रेड? हाँ, दरअसल कच्चा तेल निकालना, उसे रिफाइन करना यानी साफ करना और फिर उसे पेट्रोल पंप पर बेचना, ये अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं। लेकिन होते तो एक ही कंपनी के अंदर है ना? होते हैं, पर काम अलग है। रिफाइनरी का काम है कच्चा तेल खरीदना और उससे पेट्रोल डीजल बनाना। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तैयार पेट्रोल डीजल की मांग कच्चे तेल की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो रिफाइनरी अपने तैयार माल को महंगे दाम पर बेचकर भारी मुनाफा कमाती है। अच्छा, इसे ही उच्च GRM कहते हैं। बिल्कुल। तो रिफाइनरी विभाग मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उसी कंपनी का जो मार्केटिंग विभाग है, जो पेट्रोल पंप चलाता है, उसे वो महंगा तैयार माल अपनी ही रिफाइनरी से अंतर्राष्ट्रीय दाम पर खरीदना पड़ता है। ओहो, और वो पेट्रोल पंप पर उसे महंगे दाम में बेच नहीं सकता क्योंकि वहाँ दाम फिक्स्ड है। एकदम सही। इसलिए रिफाइनरी मुनाफे में रहती है और मार्केटिंग विभाग भारी घाटे में। और इस घाटे को एक और चीज ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। वो क्या? वो था रशियन पिवट का खत्म होना। अरे हाँ, इस रशियन पिवट वाली बात पर रोशनी डालिए। हम तो रूस से खूब सारा सस्ता तेल मंगा रहे थे ना, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? वो गायब हुआ भू राजनीति की वजह से। देखिए, फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ था। अच्छा। भारत को अपने अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में पहुंच चाहिए थी। अमेरिका ने इसके बदले एक शर्त रखी कि भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता खत्म करे। और भारत ने ये मान लिया? जी, भारत को ये समझौता मानना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी रिफाइनरियों को वापस मध्य पूर्व के उसी महंगे तेल की तरफ लौटना पड़ा। और तभी हॉर्मुज़ का संकट आया। बिल्कुल। और इस वजह से उनकी लागत अचानक $1.5 से $2 प्रति बैरल और बढ़ गई। और रही बात पेट्रोल पंप पर खुदरा कीमतों के कम न होने की, तो उसमें राज्य सरकारों के टैक्स का भी बहुत बड़ा खेल है। राज्य सरकारों के टैक्स का खेल वो कैसे काम करता है? मतलब केंद्र ने तो 10 रुपए कम कर दिए थे। देखिए, केंद्र सरकार का जो टैक्स होता है वो फ्लैट रेट होता है। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट। हाँ, जैसे मान लीजिए 11 रुपए प्रति लीटर, चाहे तेल 50 का हो या 100 का, केंद्र 11 रुपए ही लेगा। लेकिन राज्य सरकारों का जो वैट होता है वो प्रतिशत में होता है। अच्छा। मान लीजिए वो 25% है। अब अगर कच्चे तेल की बेस प्राइस बढ़ती है तो उस पर लगने वाला 25% टैक्स भी रुपयों के हिसाब से अपने आप बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ गया। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े, राज्यों का टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ गया। बिल्कुल। और इसीलिए अंतिम खुदरा मूल्य कभी नीचे ही नहीं पाया। ये तो बहुत ही निराशाजनक गणित है। लेकिन वाहनों के ईंधन का संकट तो बस आधी कहानी है जी। जब ये भू राजनीतिक तनाव सीधे लोगों की रसोई में पहुंचता है तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। बात करते हैं LPG की, यानी रसोई गैस की। वो स्थिति तो वाकई डरावनी थी। आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी LPG जरूरत का 60 से 65% आयात करता है, और वो भी मुख्य रूप से उसी मध्य पूर्व से आता है जो ब्लॉक हो चुका था। और यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा डराता है ना,
वो है हमारी भंडारण क्षमता, यानी स्टोरेज कैपेसिटी। वो कितनी है? भारत के पास एलपीजी का स्टोरेज केवल 22 दिनों का है। सिर्फ 22 दिन? हाँ, जो कि लगभग 1.9 मिलियन टन होता है। कच्चे तेल के हमारे पास रणनीतिक भंडार हैं, जहां हम महीनों का तेल सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन गैस को उस तरह से स्टोर करना बहुत मुश्किल और महंगा है। ये 22 दिन के रिजर्व वाली बात मुझे उस परिवार की याद दिलाती है जो महीने दर महीने सिर्फ अपनी सैलरी के भरोसे जीता है। बहुत सही तुलना है। मतलब उनके बैंक खाते में कोई आपातकालीन बचत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही किसी एक महीने कंपनी सैलरी रोकती है, उस घर में राशन आना बंद हो जाता है, चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। देश की रसोई गैस की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। हॉर्मुज जलदमरू मध्य बंद होते ही हमारा साप्ताहिक एलपीजी आयात 3,22,000 टन से लुढ़ककर 2,65,000 टन पर आ गया। और इस कमी का सीधा असर सड़क पर दिखा। एलपीजी की भारी किल्लत हो गई। मैंने पढ़ा था कि कालाबाजारी इस कदर बढ़ गई थी कि 14.2 किलो का जो आम घरेलू लाल सिलेंडर होता है, हाँ, वो चोरी छुपे 3,000 रुपए तक में बिकने लगा था। 3,000 रुपए। और छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे और एलपीजी पर निर्भर छोटे उद्योग तो बंदी की कगान पर आ गए थे। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ा। हाँ, कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में भारी कटौती कर दी गई ताकि किसी तरह घरों में चूल्हा जलता रहे। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच मुझे आंकड़ों में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड दिखा। क्या? केवल मार्च के महीने में देश में 3,10,000 नए पाइप्ड नेचुरल गैस या पीएनजी कनेक्शन जोड़े गए। मतलब लोग अचानक सिलेंडर छोड़कर पाइप वाली गैस की तरफ भागने लगे। ऐसा क्यों? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी नीति का परिणाम था। कैसे? इसे समझने के लिए हमें एलपीजी और पीएनजी के बुनियादी ढांचे का फर्क समझना होगा। देखिए, एलपीजी को विशेष जहाजों में लाना पड़ता है, फिर बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडरों में भरना पड़ता है, हाँ। फिर ट्रकों से घर घर पहुंचाना होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबी और नाजुक सप्लाई चेन है। दूसरी तरफ है पीएनजी। ये पाइपलाइनों के जरिए सीधे गैस कुओं या टर्मिनल से घरों तक पहुंचती है। इसमें कोई ट्रक या सिलेंडर शामिल नहीं है। लेकिन पीएनजी के दाम इतने स्थिर कैसे रहे, जबकि पूरी दुनिया में तो गैस महंगी हो रही थी? इसका कारण है सरकार की एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म या एपीएम नीति। ये क्या होती है? सरकार ने घरेलू पीएनजी की कीमतों को $60 प्रति MMBTU पर कैप कर दिया। एक मिनट रुको, ये MMBTU क्या भला है? एक आम इंसान इसे कैसे समझे? बहुत आसान है। जैसे दूध को हम लीटर में और आलू को किलो में नापते हैं ना, हाँ, वैसे ही गैस की ऊर्जा या गर्मी देने की क्षमता को MMBTU यानी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नापा जाता है। अच्छा, ये एक नापने का तरीका है। जी। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत चाहे $15 प्रति MMBTU हो जाए या $20 हो जाए, सरकार ने नियम बना दिया कि भारत में एपीएम गैस जो देश के अंदर ही निकलती है, उसकी कीमत $7 से ऊपर नहीं जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत थी। बिल्कुल। इस कैपिंग का मतलब था कि अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जिनके घर पीएनजी पाइपलाइन आ चुकी है। इसीलिए शहरों में पीएनजी को तेजी से बढ़ावा दिया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी के सिलेंडर बचाए जा सकें। एकदम सही। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब क्या हम हमेशा इसी तरह डरे रहेंगे कि कब मध्य पूर्व में कोई मिसाइल चले और हमारे घर का बजट बिगड़ जाए? ऐसा सोचना स्वाभाविक है। या फिर भारत भविष्य में ऐसे झटकों से खुद को हमेशा के लिए सुरक्षित करने की कोई पुख्ता तैयारी कर रहा है? भारत बिल्कुल भी मूक दर्शक नहीं है। इस संकट ने हमारे नीति निर्माताओं को जगा दिया है। बचाव के जो रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें सबसे क्रांतिकारी है बायोफ्यूल या जैव ईंधन का उपयोग। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रही हैं? जी हाँ। पेट्रोल में इथेनॉल, जो गन्ने या अनाज से बना अल्कोहल होता है, उसे मिलाने का जो E20 लक्ष्य था, वो समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। E20 मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। बिल्कुल। इससे पेट्रोल का आयात कम हुआ। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ इस एक कदम से भारत ने हर साल 1,50,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम विदेशी मुद्रा बचाई है। क्या बात है, 1.5 लाख करोड़ रुपए? हाँ, और अब सरकार E27 और E30 की ओर बढ़ रही है। मतलब 30% तक इथेनॉल? सिर्फ इथेनॉल ही नहीं, 2026-27 के बजट में सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस या CBG को लेकर भी एक बड़ा नियम बनाया है। CBG क्या? ये हमारे अपने खेतों के कचरे जैसे पराली और मवेशियों के गोबर से बनने वाली गैस है। अच्छा।
सरकार ने गैस कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे जो पीएनजी पाइपलाइन से घरों में भेजते हैं उसमें एक तय प्रतिशत इस सीबीजी का मिलाना ही होगा। मतलब हम गैस के लिए अरब देशों पर निर्भरता कम करके अपने ही खेतों की ऊर्जा को सीधे शहरों की पाइपलाइनों में डाल रहे हैं। बिल्कुल, यही तो रणनीति है। ये तो हुई ईंधन के विकल्प की बात, लेकिन जो तेल हमें खरीदना ही पड़ रहा है उसके लिए भी एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया जा रहा है। हाँ, डी-डॉलराइजेशन। बिल्कुल, भारत अब खाड़ी देशों के साथ तेल का व्यापार डॉलर की बजाय सीधे रुपए और उन देशों की स्थानीय मुद्रा जैसे दिरहम में करने का प्रयोग कर रहा है। इसका क्या फायदा है? इसका सीधा फायदा हमारी जेब को है। देखिए, जब हम रुपए को डॉलर में बदलते हैं और फिर वो डॉलर सामने वाले देश की मुद्रा में बदलता है तो बीच में बैठे बैंक 5 से 6% कन्वर्जन फीस खा जाते हैं। वो मुद्रा रूपांतरण लागत। जी, सीधे रुपए में व्यापार करने से ये भारी लागत बचती है और रुपए की गिरावट का जोखिम भी कम होता है। पर इसमें कोई खतरा नहीं है? खतरा तो है, एक चेतावनी भी है यहाँ। डॉलर को दरकिनार करने का मतलब है पेट्रो डॉलर की सत्ता को चुनौती देना, जिससे अमेरिका नाराज हो सकता है। बिल्कुल, अमेरिकी नाराजगी का जोखिम हमेशा बना रहता है। और चीन का उदाहरण भी इस चर्चा में बहुत प्रासंगिक है। मैंने IEFA की एक रिपोर्ट पढ़ी थी। हाँ, वो रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वो बताती है कि चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs के जरिए जो क्रांति की है उसने उन्हें काफी हद तक सुरक्षित कर दिया है। चीन ने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को इतनी तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदला है कि उन्होंने हर दिन 1 मिलियन यानी 10 लाख बैरल कच्चे तेल की मांग को पूरी तरह खत्म कर दिया है। 10 लाख बैरल रोज। अगर सड़क पर गाड़ियां बिजली से चलेंगी जो कोयले, सूरज या हवा से देश के अंदर ही बन रही हैं, तो होर्मुज में कोई भी हाईवे ब्लॉक कर दे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? यही बात है। भारत भी इसी एनर्जी रेजिलेंस या ऊर्जा लचीलेपन की दिशा में सोच रहा है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ऊर्जा सुरक्षा अब केवल एक आर्थिक मुद्दा है या एक राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है? बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए, अपनी कृषि शक्ति को ऊर्जा में बदलना ये किसी सैन्य रणनीति से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जी। मध्य पूर्व के एक संकरे समुद्री रास्ते में चलने वाली गोलियां, डॉलर और रुपए का उतार चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय रिफाइनरियों का क्रैक स्प्रेड और राज्य सरकारों के टैक्स का गणित, जी, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक ही कड़ी के हिस्से हैं जो अंततः एक आम इंसान की रसोई के चूल्हे और उसकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक तक पहुंचते हैं। और ये भी स्पष्ट है कि दशकों पुरानी आयात पर निर्भरता वाली व्यवस्था अब काम नहीं करेगी। अगर झटकों से बचना है तो समाधान देश के भीतर ही खोजना होगा। एकदम सही। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन मैं श्रोताओं के लिए गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। अगर इस तरह से समुद्री मार्गों का बाधित होना, युद्ध का खतरा और सप्लाई चेन का रातों रात टूट जाना दुनिया का नया सामान्य या न्यू नॉर्मल बन गया है, तो क्या हम उस युग के अंत को देख रहे हैं जहां ऊर्जा एक ग्लोबल कमोडिटी हुआ करती थी? सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर, चाहे वो खेतों से निकलने वाले इथेनॉल के रूप में हो या सूरज और हवा से बनने वाली बिजली के रूप में, अपनी जरूरत की कितनी ऊर्जा खुद पैदा कर सकता है? जी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 का यह संकट उस पेट्रो डॉलर व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा जिसने दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत ही विचारणीय सवाल है। भविष्य का ऊर्जा परिदृश्य निश्चित रूप से आज से बिल्कुल अलग होगा। तो इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ऊर्जा बाजार की ये बारीक जटिलताएं हमारी जिंदगी को कैसे आकार देती हैं, इस पर विचार करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।